वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं LSC 01 यूनिट नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, उसके पीछे क्या स्टोरी थी और उसके बाद कैसे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में डिस्कवरी की गई और कैसे समझा गया कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पता है कि जब सेल डिस्कवर हुआ था उसी टाइम माइक्रोस्कोप एक नया नया डिस्कवर हुआ था, जिसकी वजह से सेल की बाद में डिस्कवरी आई थी। लेकिन कि इस बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको समझने के लिए और सेल को जब सेल डिस्कवर हुआ उसमें क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, इस क्रेज के चलते हुए क्या नए नए और माइक्रोस्कोप बने। तो माइक्रोस्कोप सेल कंपोनेंट्स को देखने के लिए, समझने के लिए कि हम कैसे विद आवर आई कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ सेल्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोप आए थे और इसकी स्टडी, उन सेल कंपोनेंट्स की स्टडी इस माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही स्टडी करी जाती थी। तो वो कौन से माइक्रोस्कोप थे और कैसे माइक्रोस्कोपी जो थी हेल्पफुल थी फॉर सीइंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल, आज हम इस वीडियो यूनिट में यही पढ़ने जा रहे हैं। तो यूनिट 2 जिसका नाम है हाउ सेल आर स्टडीज, कैसे सेल की स्टडी करी गई थी। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले जो सेल है इट इज ड्यू टू माइन्यूट साइज। तो हमें पता है सेल का बहुत छोटा साइज होता है, इसलिए हम ऐसे ही विद आर नेक्ड आई हम उसे नहीं देख सकते। तो फिर उसके बाद क्या आया कि लेंसेज यूज करने लगे, इन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लेंसेज यूज करने लगे। लेकिन लेंसेज की भी कुछ हद तक पार होती है। अगर उसके बाद क्या हुआ कि एक लेंस से काम नहीं बना तो फिर बहुत सारे लेंस को, जैसे कि दो लेंस को कंबाइन करके फिर उसे एक इंस्ट्रूमेंट में फिट करके उसके थ्रू उन सेल कंपोनेंट्स को देखा जाने लगा। और वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उसका नाम रखा गया माइक्रोस्कोप। ये नाम कहाँ से पड़ा? एक ग्रीक वर्ड से नाम पड़ा, जिसका माइक्रोस्कोप, जिसमें माइक्रोस का मतलब है स्मॉल, स्कोपीन का मतलब है टू सी। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बाय कंबाइनिंग द लेंसेज विच इज नोन एज माइक्रोस्कोप। तो आपने समझा कि इस माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी थी और इसका नाम कैसे पड़ा। उसके बाद फर्स्ट आता है लाइट माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज द लाइट माइक्रोस्कोपी? इसमें क्या होता था कि जो पहले माइक्रोस्कोप यूज करते थे उसमें तो एक ही लेंस होता था। वो लेंस किसमें फिट किया जाता था? जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं और जो ऑब्जर्वर की आई होती है उसके बिटवीन माइक्रोस्कोप को रख दिया जाता था, बस सिंपली। तो दैट इज वाई दीज आर नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब उसके बाद मॉडर्न माइक्रोस्कोप आए, जिसमें जैसे कि अभी हमने बताया कि लेंसेज को कंबाइन करके फिर ऑब्जेक्ट्स को देखा जाने लगा। अब कंबाइन करके देखा जाने लगा तो उसका नाम रख दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें कंपोजिशन थी दो लेंसेज की। तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप को पिक्चराइज किया हुआ है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है दिस इज आई ऑफ ऑब्जर्वर। तो हम ऊपर से यहाँ से देखेंगे, जो स्पेसिमन है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हम यहाँ पे रखेंगे, इस स्लाइड पे रखेंगे। तो इस पे रखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, दो लेंसेज होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस और उसके बाद यहाँ पे इन बिटवीन यहाँ पे आई लेंसेज रखा जाता था। तो दो लेंसेज का कंपोजिशन यहाँ पे बनाया जाता था। तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वजह से ही जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हेल्प कैसे मिली, क्योंकि लेंसेज यूज करे गए थे। तो लेंसेज की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट था वो मैग्नीफाइड फॉर्म में ऑब्जर्वर को दिखता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लाइट माइक्रोस्कोप की जो एक्चुअल में है वो मैग्नीफाइंग पावर नहीं है, क्योंकि सभी माइक्रोस्कोप का मतलब तो ये था कि किसी भी जो छोटी चीज जिसे हमें नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप था उसका मेन जो प्रॉपर्टी था वो मैग्नीफाइंग पावर मेन नहीं था, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसका था रिजॉल्विंग पावर। अब ये मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, व्हाट आर दीज पावर? सबसे पहले समझ लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है। मैग्नीफाइंग का मतलब होता है बड़ा करके देखना। Magnifying power of microscope is its ability to show an enlarged
और मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द आई। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोस्कोप। जबकि जो मैग्नीफाइंग पावर है ये माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है कि हम कैसे कैसे वो माइक्रोस्कोप उस छोटी सी चीज को बड़ा करके दिखाए। लेकिन रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो कितना फाइन उस स्ट्रक्चर को दिखा सकता है, कितनी क्लैरिटी से वो दिखा सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब आप एक सेल है, सेल में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, उनमें अगर आप सपोज कर लीजिए या फिर कि कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट बहुत उनमें डिस्टेंस बहुत कम है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे लगता है कि वो एक ही चीज है। दो एक्चुअल में दो होती हैं, लेकिन हमें देखने में वो लगता है कि वो एक ही चीज है। लेकिन माइक्रोस्कोप के देखने में जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हम एक ही लगती है, बट एक्चुअल में वो दो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको कैसे हम एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट्स कैसे देख सकते हैं, उसको ही हेल्प करता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर जितना ज्यादा होगा उतने अच्छे से हम उन जो हमें एक्चुअल में एक ही लगता है, जो है दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो प्रॉपर क्लैरिटी से जो दिखेगा वो उसकी रिजॉल्विंग पावर पे डिपेंड करेगा। किसी भी माइक्रोस्कोप की जितनी ज्यादा हाई रिजॉल्विंग पावर होगी, जितनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा हमें फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें डिस्टेंस बहुत क्लोज है, तो हम ऐसे एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि कैसे वो प्रॉपर्टी जो है माइक्रोस्कोप की कैसे डिपेंड करती है। द लीनियर डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो बहुत क्लोज हैं उनमें सपोज कर लीजिए कि लीनियर डिस्टेंस स्मॉल एस है, तो उसका फॉर्मूला है 0.61 लैम्डा अपॉन एन ए। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा तो जो लाइट उस पर पड़ रही है लेंसेज पे उसकी वेवलेंथ हो गई। एन ए इज न्यूमेरिकल अपर्चर, उस लेंस का अपर्चर कितना है। अब आपने जो यहाँ पे एस है, एस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये जो कम से कम डिस्टेंस है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब जितनी कम वैल्यू एस की होगी उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी। कम वैल्यू का मतलब क्या है? अगर हम एस जो वैल्यू है, इसका फॉर्मूला पुट करने के बाद अगर एस की वैल्यू कम आती है, सपोज कीजिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं S1 और S2 में, अगर S1 की वैल्यू कम आती है, कम का मतलब ये है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो बिटवीन का डिस्टेंस है वो हमें एक्चुअल में बहुत ज्यादा दिख रहा है, मतलब हमें फाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इसका मतलब जितना मिनिमम डिस्टेंस होगा एस, जो जितनी कम वैल्यू एस की होगी उतना, उसका मतलब उस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। और अगर आप बात करें इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जितना जो एन वैल्यू, एन ए वैल्यू, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतनी एस वैल्यू कम होगी, एस वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब अगर हम रिजॉल्विंग पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की इंक्रीज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो एस वैल्यू है, एस वैल्यू जो है उतनी ज्यादा कम होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा लगेगा कि हम उल्टा बोल रहे हैं, एक्चुअल में क्या है, इसका समझने का पार्ट ये है कि एस का मतलब ही मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि जितना जो एस वैल्यू है उतना जितना कम होगा उतना अच्छा जो माइक्रोस्कोप है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करके दिखा सकता है। आगे बात करते हैं साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको फाइंड करने की, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स आई जिसको बोला गया साइटोकेमिस्ट्री। कुछ मॉलिक्यूल्स थे, some molecules are also identified by their physical property। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी? जैसे कि वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, वो रेडिएशन को कितने वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि किसी एक बायोमॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है उसके लिए वेवलेंथ कुछ और होता है। अगर दूसरा कोई और ले लिया जाए जैसे कि लिपिड, उसका जो वेवलेंथ होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट वेवलेंथ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटीन। सो इसीलिए इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एक टेक्निक बनाई गई है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को। तो उसके लिए क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ डाइज ऑल्सो यूज, डाइज आर यूज्ड
टू स्टेन डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो कैसे टेस्ट करे जाते हैं ताकि डिफरेंट, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हमें गिवन सॉल्ट होता है, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके पता करते हैं कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उस पर भी टेस्ट करे जाते हैं, जैसे कि डाइजोनियम। प्रोटीन्स की अगर बात करें, कुछ यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स का टेस्ट आपको बताया गया है। प्रोटीन्स में डाइजोनियम टेस्ट भी हो सकता है, फास्ट ग्रीन टेस्ट, ब्रोमोफिनोल ब्लू। यहाँ पे जो डाइजोनियम रिएक्शन कराई जाती है वो किस बेस पे डिपेंड करती है, किस पे डाइजोनियम रिएक्शन करी जा सकती है? ट्रायोसिन फाइंड करने के लिए, ट्रिप्टोफन डिटेक्ट करने के लिए, हिस्टिडीन ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने के लिए, कि प्रोटीन्स में ये तीनों ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें डाइजोनियम टेस्ट करना होगा। अगर हमें फाइंड करना है हिस्टोन प्रोटीन्स तो हमें क्या करना पड़ेगा? फास्ट ग्रीन टेस्ट करना पड़ेगा। अगर जो ब्रोमोफिनोल ब्लू टेस्ट जो होता है वो यूज होता है स्टेन टू ऑल द प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन्स के लिए। यहाँ पे लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसको यूज करा जाता है स्ट्रेन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ब्लैक। सुडान ब्लैक भी इट कॉजेज ब्लैक कलर, करता क्या है एक्चुअल में? ये क्या करता है? ब्लैक कलर बाय डिसॉल्विंग इन द लिपिड ड्रॉपलेट्स। अगर लिपिड ड्रॉपलेट्स में इसको डिसॉल्व करा जाए तो वो कलर ब्लैक दिखाएगा, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे लिपिड्स प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड के लिए जैसे कि फ्यूल्जन जो टेस्ट होता है, कई लोग इसको फ्यूल्गन बोलते हैं, कुछ फ्यूल्जन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इट एसिड हाइड्रोलाइजेज एक्सपोजेज द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। मतलब कि जो ये टेस्ट इसीलिए ही किया जाता है कि हमें अगर फाइंड करना हो एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है उसे फाइंड करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं, रिएक्शन करते हैं। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज मेड टू रिएक्ट विद नाउ स्किफ रिएजेंट। उसके बाद उसे स्किफ रिएजेंट के साथ उसे रिएक्ट करवाया जाता है, जिसके बेसिस पे ऑब्जर्व करा जाता है। अगर पर्पल कलर आ गया तो इसका मतलब वहां पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। मिथाइल ग्रीन पायरोनिन MGP, इट इज यूज्ड, मिथाइल ग्रीन स्टेन्स DNA, मिथाइल ग्रीन स्टेन्स DNA while pyronin stains RNA. Both the dyes combine with phosphoric acid. Now polysaccharides, पीरियोडिक एसिड स्किफ रिएक्शन, जैसे PAS भी बोलते हैं इसे। इट पीरियोडिक ऑक्सीडाइज्ड 1,2 ग्लाइकोल ग्रुपिंग टू द लिबरेट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ऑल्सो विच आर स्टेन्ड पर्पल कलर बाय स्किफ रिएजेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट जैसे कि आज हमने पढ़े तीनों में प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, इसके लिए कौन से टेस्ट कैसे करे जाते थे, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी जो थी, ये जो लाइट माइक्रोस्कोपी साइटोकेमिस्ट्री टेक्निक थी जिसके थ्रू इनको टेस्ट करा जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी इज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि इसमें जिस कंपाउंड को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उस पे लाइट फॉल करवाई जाती है, जैसे कि वो लाइट्स जिसकी वेवलेंथ कम हो, जैसे कि यूवी रेज होगी, एक्स रेज होगी। फिर क्या होता है कि वो जो कंपाउंड होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद एमिट करेगा। जो लाइट वो एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जितनी वेवलेंथ की लाइट उस पर फॉल करवाई गई थी। मतलब कि जब फॉल करवाते हैं उसकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन जब एमिट करता है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये जो एमिटिंग प्रोसेस होता है इसे ही बोलते हैं फ्लोरोसेंस। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया जब लिवर में फाइंड करना है, किडनी में, कोलेजन में, क्लोरोफिल, इट गिव्स strong fluorescence. Such type of natural fluorescence is known as autofluorescence. अगर natural होती है तो उसे autofluorescence बोलते हैं। Next is phase contrast microscopy, मतलब कि phase पे कुछ difference होगा। Phase contrast microscope has the resolving power similar to ordinary light microscope. जैसे कि simple light microscope करता है वैसे ही इस पे भी उसकी भी उतनी ही resolving power होती है। It enable us to observe cellular organelles in the living cell. But ये किस phase contrast principle पे based होता है? phase की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे phase का क्या मतलब है? The fractional part of period through which the time variable of a periodic quantity has moved. मतलब क्या होता है कि कुछ टाइम में अगर उस पे जैसे कि किसी चीज पे लाइट फॉल करवाई जाए, किसी
उस लाइट फॉल करवाने की वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे उसका कुछ टाइम के लिए फेज चेंज हो जाता है। ऑब्जर्वेशन में फेज चेंज अगर आता है उसे ही बोलते हैं फेज कंट्रास्ट। Whenever two light wave interfere, दो लाइट वेव्स हैं अगर वो आपस में इंटरफेयर करती हैं विद ईच अदर, जो रिजल्टेंट लाइट होगी या उसका क्या हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा। एम्पलीट्यूड या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इंटरफेरेंस कितना हुआ है। अब ये जो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या करता है कि उस जो फेज है लाइट वेव्स का जो फेज है उसी पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में होता क्या, उसका फेज चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे बोथ लाइट वेव्स आर इन फेज, लेकिन यहाँ पे रिटार्ड लाइट वेव, यहाँ पे लाइट को जाने से रोका गया है एक तरह से। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम से हम यही समझ सकते हैं कि यहाँ पे फेज का चेंज हो गया है। इसके लिए कुछ और पॉइंट्स, अ लाइट वेव पासिंग थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे लाइट पास करवाई जाती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सफरिंग चेंज इन फेज, फेज चेंज हो जाता है। लिविंग सेल्स आर हिट्रोजीनियस इन देयर सेलुलर कंपोनेंट्स, दे आर हैविंग डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट थिकनेस होती है। सो ऑब्वियसली जो लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि उसमें सेलुलर लेयर थिकनेस पे डिपेंड करता है, सभी डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं है। इसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज होने की वजह से ही फेज में चेंज आ जाता है। तो यहां हमने पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, फ्लोरोसेंट फेज कंट्रास्ट के बेसिस पे बनाई गई फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अगर वो लाइट एमिट करता है विद लार्ज वेवलेंथ एज कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ लाइट फॉलिंग ऑन द एनी ऑब्जर्वर मॉलिक्यूल, दैट इज नोन एज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था साइटोकेमिस्ट्री, जिसमें टेक्निक यूज करी गई थी टू आइडेंटिफाई वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स लाइक proteins by observing various tests to detect these macromolecules and micromolecules, lipids, nucleic acids, polysaccharides also। उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोपी। एक्चुअल में माइक्रोस्कोपी पहले कैसे यूज करते थे, उसके बाद टाइम पास जैसे होता गया वैसे ही जैसे जैसे उनके जो मॉलिक्यूल को जो कंपोनेंट्स थे, सेल कंपोनेंट्स, उसके बेसिस पे कैसे कैसे आगे बाद में डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की होती गई और कैसे वो हेल्पफुल रहा। तो इसी के साथ हमने LSC 1 यूनिट नंबर 2 जो हमने स्टार्ट करी है उसके हमने हाफ चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हाफ पार्ट जल्द ही हम अपलोड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। तो अगर हेल्पफुल है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को कंसीडर जरूर करेंगे। और इसके अलावा आपको और किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी और सजेशन आपके माइंड में है जिससे हम इस वीडियो को और अच्छे से बना सकते हैं तो आप प्लीज़ सजेशन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम यूट्यूब के अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और इन सब के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।